हेलो मित्रों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है निर्माण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जीवाणु जनित रोग पार्ट 2 के बारे में। और कल हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें कि हम प्लेग तक पहुंचे थे। तो आज हम प्लेग से आगे वाला पॉइंट है वह कवर करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे जीवाणु जनित रोग पार्ट 2। हाँ, इसमें देखिए हमने देखा था जीवाणु जनित रोग को याद करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया। तो फॉर्मूला बनाया था गोटी न्यू सीडी प्लेकर। गोटी न्यू सीडी प्लेकर, क्योंकि काली ट्रेन में ताई तपे हैं। काली ट्रेन में ताई तपे हैं। और लास्ट वाला सब लिखा था हमने 8। गो से हमने याद किया था गोनोरिया, टी से टिटनस, न्यू से न्यूमोनिया, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, प्ले से प्लेग, कर से कुष्ठ। काली से काली खांसी, ट्रेन से ट्रेंच फीवर, मे से मेनिंजाइटिस, टाई से टाइफाइड, तपे से तपेदिक, हे से हेजा, ए से एंथ्रेक्स और टी से ट्रेकोमा। तो हम इसमें प्लेग तक पहुंच गए थे। आज इसमें क से याद रखेंगे कुष्ठ। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कुष्ठ के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कुष्ठ। अब कुष्ठ कहो या कहीं पे अगर कुष्ठ लिखा है तो भी एक ही बात है, और कहीं पे अगर लिखा है इसमें, कहीं पे लिखा है कोढ़ तो भी सेम है, कहीं पे लिखा है लेप्रोसी तो भी इसी को कहा जाता है, और कहीं पे अगर लिखा है हैंसन का रोग, हैंसन का रोग तो भी इसी को कहा जाता है। हाँ, इसमें पॉइंट सुनिए एक बार। एक जीवाणु जिसका नाम रखा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम रखा? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यह जीवाणु अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो यह हमारी त्वचा को सबसे पहले प्रभावित करता है, और त्वचा जो होता है उसमें मवाद बनना शुरू हो जाता है, और त्वचा जो इस त्वचा में जैसे पीले पीले टाइप के और सफेद सफेद टाइप के स्पॉट जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद में त्वचा में मवाद बनने के कारण, या कहेंगे जो पीले स्पॉट बने उसमें मवाद बनने के कारण इसके नीचे की तंत्रिकाएं भी प्रभावित होती है। और तंत्रिका इस टाइप की प्रभावित रहेगी कि अगर हम सुई वगैरह भी यहाँ पे चुभोते हैं तो हमें सुई की चुभन भी महसूस नहीं होती। फिर इसके बाद में यह और आगे की ओर बढ़ता है और हड्डियों के जो जॉइंट्स है, इस हड्डियों के जॉइंट्स को भी प्रभावित करता है, और हड्डियों के जो जॉइंट्स है वह प्रभावित होने के कारण व्यक्ति है इसका शरीर जो है वह इस टाइप में हो जाता है, तो थोड़ा झुक भी जाता है। यह कुष्ठ की तीव्रता होती है, और कुष्ठ की तीव्रता को ही कहा जाता है कोढ़। सिंपल पॉइंट है। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है लेप्रोसी। और एक हैंसन नामक वैज्ञानिक हुआ था, उसने सबसे पहले पता लगाया था कि अगर किसी के बॉडी में या त्वचा पर इस टाइप के पीले पीले टाइप के स्पॉट दिखाई देवे तो वहां व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित हो सकता है। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हैंसन के रोग के नाम से किस रोग को जाना जाता है, तो आंसर देना है कुष्ठ। अब आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सा पॉइंट याद करना है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके जीवाणु का नाम क्या है। तो जीवाणु का नाम लिखिए इसमें माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री। एक शब्द ध्यान रखना, शब्द माइको होता है, माइक्रो नहीं होता है। माइको, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो प्रभावित अंग में जो मुख्य प्रभावित अंग है वह तो त्वचा होता है, और अभी तक एग्जाम में त्वचा ही पूछा गया। लेकिन कभी पूछ ले कि त्वचा के अलावा और कौन प्रभावित होता है, तो त्वचा के अलावा तंत्रिकाएं भी प्रभावित होती है, प्लस हड्डियों के जॉइंट्स भी प्रभावित होते हैं। हड्डियों के जॉइंट्स भी प्रभावित होते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है एमडीटी। इसकी जो थेरेपी है, इसकी जो थेरेपी है, इस थेरेपी का नाम पूछ लिया जाता है, तो थेरेपी का नाम होता है एमडीटी। और कई बार पूछ लिया जाए कि बताइए एमडीटी किस रोग से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग से संबंधित है। और एमडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी होता है। सिंपल पॉइंट है, जिसके अंतर्गत रेफेंसिन, डेप्सोन वगैरह इस टाइप की मेडिसिन है वह दी जाती है। तो ये हो गया हमारे 3 पॉइंट इस कुष्ठ से याद रखने हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कुष्ठ वाला हो गया, फिर एक काली, और काली से याद रखेंगे काली खांसी, पर्ट्यूसिस कहा जाता है इसी को। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए काली से याद करेंगे काली खांसी। इसे काली खांसी भी कहा जाता है, इसी को पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है।
पर्ट्यूसिस, इसी को कुकर खांसी भी कहा जाता है। इसी को चाइना में 100 डेज कफ भी कहा जाता है। हाँ, अब इसके बारे में पॉइंट सुनना, सिंपल पॉइंट है। दो बैक्टीरिया के नाम हमें याद रखने हैं, एक का नाम होता है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस और दूसरे का नाम होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। ये दोनों बैक्टीरिया में से कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो यहाँ हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र प्रभावित होने के कारण एक अजीब टाइप की खांसी आती है जिसमें कि हुक हुक की आवाज आती है। और इसमें ये जैसे मान लीजिए कि खांसी है वह 2 मिनट तक आई है, बीच में हल्का सा गैप, जैसे कुकर की सीटी बजती है तो उसमें कुकर की सीटी बजी, फिर हल्का सा गैप हुआ, फिर वापस कुकर की सीटी बजी, तेज बजी, फिर हल्का सा गैप हुआ, इसमें थोड़ी धीमी धीमी हुई, उसी टाइप में खांसी आती है। तो एक शब्दावली पूछी जाती है कि लगातार किंतु रुक रुक कर खांसी आना और हुक हुक की आवाज के साथ में खांसी आना किस रोग के विशेष लक्षण माने जाते हैं? तो आंसर देना, इसी काली खांसी के विशेष लक्षण माने जाते हैं। और जब भी खांसी आती है तो ध्यान रखना प्रभावित अंग कौन सा होता है। किसी भी रोग में, पॉइंट गौर से सुन लीजिए, किसी भी रोग में अगर खांसी आती है तो सामान्यतः प्रभावित अंग हमारे श्वसन तंत्र होता है या फेफड़ा होता है। भाई फेफड़ा तो वो भी श्वसन तंत्र का ही भाग है। और अगर फेफड़ा प्रभावित और खांसी आई है तो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती है, उस ड्रॉपलेट्स द्वारा ही वह रोग फैलता है। और ड्रॉपलेट द्वारा जो रोग फैलता है उसी को बोल दिया जाता है हवा द्वारा फैलने वाले रोग। तो ये विशेष पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पे सीधा पूछा जाए कि बताइए इसके जीवाणु का नाम क्या रहेगा। तो 2 जीवाणु याद रखना है। पहला जीवाणु का नाम रहेगा बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। क्या नाम है? बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। और दूसरे जीवाणु का नाम हमें याद रखना है, उसका नाम है हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस। हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस, हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस लिख लिया हमने। प्रभावित अंग लिखने की जरूरत नहीं, खांसी होता है इसका मतलब फेफड़े प्रभावित होते हैं। और फैलने का कारण लिखना नहीं, क्योंकि खांसी होती है तो फेफड़े प्रभावित होंगे, फेफड़े श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, वह ड्रॉपलेट्स द्वारा फैलता है। और इसके बाद में सीधा पॉइंट लिखेंगे विशेष। विशेष में लिखेंगे कि लगातार किंतु रुक रुक कर खांसी आना और हुक हुक की आवाज के साथ खांसी आना। लगातार किंतु रुक रुक कर, लगातार किंतु रुक रुक कर खांसी आना। और कोष्टक में लिखेंगे हुक हुक की आवाज के साथ खांसी आना। हुक हुक की आवाज के साथ खांसी आना किस रोग के विशेष लक्षण माने जाते हैं? तो आंसर देना है काली खांसी या पर्ट्यूसिस के विशेष लक्षण माने जाते हैं। ये वाला हिस्सा हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद में काली के बाद में याद किया था हमने ट्रेन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो ट्रेन। और ट्रेन से याद किया था ट्रेंच फीवर। ट्रेन से लिखना है ट्रेंच फीवर, बहुत ही सिंपल है मित्रों। अब देखिए यहां पे इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि ट्रेंच फीवर के जीवाणु का नाम रहता है आर क्विंटाना। क्या नाम होता है? आर क्विंटाना। यह जीवाणु जो है वह मनुष्य के जू में पाया जा सकता है। अगर ऐसे मनुष्य की जू है वह किसी अन्य मनुष्य को काटती है तो आर क्विंटाना जो जीवाणु है वह मनुष्य की बॉडी में चला जाएगा। और मनुष्य की बॉडी में जाने के बाद में जीवाणु जब भी मनुष्य की बॉडी में जाते हैं पहले सेल डिवीजन करके अपने संख्या को बढ़ाते हैं और फिर किसी विशेष ऑर्गन को टारगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो है यह भी जीवाणु है बॉडी के अंदर जाकर और अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। और इसमें जो है वह फिर यह टारगेट करता है आरबीसी को, आरबीसी पे अटैक करता है और आरबीसी नष्ट होने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वह इस जीवाणु को तुरंत ही कंट्रोल कर लेती है, इसलिए ये वाला इतना घातक नहीं होता। 2, 3, 4 दिन की बुखार आते हैं हम स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। इसी रोग को कहा जाता है ट्रेंच फीवर। तो इसमें लिखिए कभी कभार पूछा जाए कि बताइए जीवाणु का नाम क्या रहेगा। तो जीवाणु का नाम रहता है आर क्विंटाना। आर क्विंटाना सिंपल सा पॉइंट है। फिर आर क्विंटाना जो जीवाणु है यह पाया जा सकता है मनुष्य की जू में। मनुष्य की जू में अगर ऐसे मनुष्य की जू काटती है किसी अन्य मनुष्य को, काटती है किसी अन्य मनुष्य को, तो ये जो बैक्टीरिया है यह आ जाता है इस मनुष्य की बॉडी में। और इस मनुष्य की बॉडी में आने के पश्चात प्रभावित किसे करता है? तो
तो यह मुख्यतः आरबीसी को प्रभावित करता है, जिसके कारण आरबीसी है वह नष्ट होने लगती है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ही रहेगा, ये वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही रहेगा, ये वाला कि इसका जो रोग वाहक जो होता है या डिजीज कैरियर जो होता है वह कौन है। तो इसमें मनुष्य की जूं होती है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो देखो ट्रेन में, और में से याद किया था हमने मेनिंजाइटिस, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, हाँ मेनिंजाइटिस जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट सुनिए। मेनिंजाइटिस है वह बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी होता है और वायरल मेनिंजाइटिस भी होता है, यानी कि यह बैक्टीरिया द्वारा भी फैल सकता है और वायरस द्वारा भी फैल सकता है। अब यह जो बैक्टीरिया अगर इसका माने तो बैक्टीरिया का नाम हमें याद रखना है नेसेरिया मेनिंजाइटिस, और वायरस का नाम याद करना है तो वायरस का नाम याद कर सकते हैं हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। यह वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाए तो ये ब्लड में मिलकर मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और मस्तिष्क में अलग अलग परतें पाई जाती है, जिसमें एक परत का नाम होता है मेनिंजेज। तो मेनिंजेज में जाकर यह सूजन उत्पन्न कर देते हैं, या कहेंगे वहां पे जाके वृद्धि करते हैं, जिससे मेनिंजेज की परत है उसमें सूजन उत्पन्न हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और वहां पे सूजन उत्पन्न होने का सिरदर्द की समस्या रहती है, बुखार की समस्या रहती है, उल्टी आने की समस्या रहती है, चिड़चिड़ापन वगैरह हो जाता है, और इसी रोग को कहा जाता है मेनिंजाइटिस। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, मस्तिष्क में जो मेनिंजेज की परत पाई जाती है उसमें चाहे जीवाणु के कारण हो या चाहे विषाणु के कारण हो, किसी भी कारण अगर सूजन आ जाती है तो इसे मेनिंजाइटिस ही कहा जाता है। और इसमें एक ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस में प्रभावित अंग कौन सा होता है। तो मेनिंजाइटिस में प्रभावित अंग जो होता है वह मस्तिष्क होता है। ये एक क्वेश्चन याद रखना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बाकी बैक्टीरिया और वायरस का नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है। फिर भी इसमें लिख लीजिए, अगर पूछा जाए कि इसके जीवाणु का नाम या बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, तो बैक्टीरिया का नाम रहता है इसमें नेसेरिया मेनिंजाइटिस, डिस शब्द और जोड़ देंगे। और पूछा जाए इसके विषाणु का नाम या वायरस का नाम क्या है, तो इसके विषाणु का नाम रहेगा हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। ये दोनों वायरस अगर पहुंच जाए बॉडी में तो पूछा जाए कि बताओ प्रभावित अंग किस अंग को प्रभावित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह यही है, प्रभावित अंग जो है वह होता है मस्तिष्क, और मस्तिष्क में एक परत पाई जाती है जिसका नाम होता है मेनिंजेज, जिसका नाम होता है मेनिंजेज। और इस मेनिंजेज की परत पे क्या समस्या हो जाती है, तो इसमें सूजन हो जाती है मुख्यतः। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक ही याद रखना है, प्रभावित अंग, तो आंसर इसमें हो जाएगा मस्तिष्क। ये हो गया अपने मेनिंजाइटिस। इसके बाद में है टाई, और टाई से हमने याद किया है टाइफाइड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें टाइफाइड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें टाइफाइड। अब देखो सिंपल सा बात करें तो यहां पे अंग्रेजी में इसे टाइफाइड कहा जाता है, हिंदी में इसी को टाइफाइड भी लिख दिया जाता है और कहीं पे टाइफाइड भी लिख दिया जाता है। इसी का अन्य नाम होता है आंत्र ज्वर, इसी को बोला जाता है आंत का बुखार, आंत का बुखार भी बोल सकते हैं। इसी को बोला जाता है मोती झरा, मोती झरा। तो इसी को कहा जाता है मियादी बुखार, मियादी बुखार कहा जाता है। अब जो भी नाम आ जाए एक ही बात है। अब इसका पॉइंट सुनना आराम से, बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये, और इसमें सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रोग के फैलने की तीव्रता अधिक है, इसलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इससे संबंध में। तो पॉइंट सुनना, एक जीवाणु जिसका नाम हमने रखा साल्मोनेला टाइफी, और इसी को कहा जाता है साल्मोनेला टाइफोसा। यह जीवाणु दूषित जल और दूषित भोजन में पाया जा सकता है। अगर कोई मनुष्य ऐसे दूषित जल और दूषित भोजन का सेवन कर लेवे तो यह जीवाणु जो है वह दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से पहुंच जाता है आंत में, और आंतें इसके कारण प्रभावित होती है। फिर इसके बाद में इसमें आंतें प्रभावित होने के कारण आंत में संक्रमण हो जाता है, और इसमें बुखार जो है पूरी बॉडी में बुखार हो जाएगी। देखो बॉडी में कहीं भी किसी भी ऑर्गन में अगर संक्रमण हुआ है तो बुखार अवश्य आती है, तो बुखार आ जाती है, तो आंतों में संक्रमण के कारण से बुखार की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे कहा जाता है आंत्र ज्वर। फिर इसके बाद में अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो त्वचा जो है, इस त्वचा पे मोती के समान छोटे छोटे दाने भी उभर आते हैं,
इसलिए इस रोग को कहा जाता है मोती झरा। उसको मियादी बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ये वाली जो समस्या है वह मियादी नामक जगह पर देखी गई थी। तो लिखिए इसके बारे में इतना पॉइंट एक बार लिखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इसके जीवाणु का नाम, जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला, और साथ साथ में याद भी करना आपको, साल्मोनेला टाइफी कहा जाता है। कहीं पे टाई भी लिखा है तो भी सही है, और इसी को कहा जाता है साल्मोनेला टाइफोसा। अंग्रेजी से हिंदी में परिवर्तित करते तो कुछ अपभ्रंश के रूप में कुछ उत्पन्न हो ही जाता है। फिर इसके बाद में ये जो साल्मोनेला टाइफी है यह पाया जा सकता है दूषित जल तथा दूषित भोजन में, दूषित जल तथा दूषित भोजन में। अब साथ साथ में आपको रिवाइज भी करते रहना है। दूषित जल तथा दूषित भोजन में पाया जा सकता है। अगर ऐसे दूषित जल और दूषित भोजन का सेवन कोई मनुष्य कर लेवे तो फिर ये जो जीवाणु है यह आ जाता है इस मनुष्य की बॉडी में, और मनुष्य की बॉडी में आने के बाद में प्रभावित किसे करता है, यानी कि प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो प्रभावित करता है आंत। सबसे महत्वपूर्ण आंतें प्रभावित होती है, और आंत के अलावा इसमें त्वचा भी प्रभावित हो सकती है, लेकिन सबसे आज दिन तक जो एग्जाम में पूछा गया उसमें याद रखना प्रभावित अंग है वह आंत होता है। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। जीवाणु का नाम पूछे जाते हैं, किसके द्वारा फैलता है तो ये भी याद रखना है, और इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है ये भी याद रखना है। फिर पूछा जा सकता है कि ये जो टाइफाइड के किसी को प्रॉब्लम है तो कोई नहीं कोई टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, और डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिखेगा, तो टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। टेस्ट का नाम क्या होता है, विडाल टेस्ट। महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर पूछा जा सकता है कि बचपन में इसका जो टीका लगाया जाता है टाइफाइड से बचाव के लिए उसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम रहता है टैब, और इस टैब की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। टैब की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। टैब की फुल फॉर्म होती है टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड ए एंड बी, टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड, टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड ए एंड बी। नोट कर लिए, ये होता है इसके टीके का नाम जो बचपन में लगाया जाता है। सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है और सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, और साथ साथ में स्क्रीनशॉट। इसमें देखो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे भी लिखा हुआ है आप मोबाइल पे इस पे जो अच्छी जो क्लियरिटी है तो या फिर उसके अनुसार आप देख सकते हैं। अच्छा मतलब कि कह सकते हैं मोबाइल में डेटा थोड़ा ज्यादा जाएगा लेकिन क्लियर आएगा। क्लियर होने के बाद में आप जो इसका फोटो खींच सकते हैं, और फोटो खींच कर जो भी फोटो है उनको एक साथ में जोड़ के इसका पीडीएफ बना सकते हो, और एग्जाम में अगर रिवाइज करना तो इसमें डायरेक्ट आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आप इस टाइप में रिवाइज करना, और लगभग जो क्वेश्चन है लगभग कह सकते हैं 90% क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर याद करना है। तो इसका साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो इसके बाद में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइफाइड के बाद में पॉइंट लिखना है तपेदिक, तो लिखिए इसमें पॉइंट। टाइफाइड के बाद में लिखिए तपेदिक। तपेदिक कहा जाता है, इसी को टीबी कहा जाता है, इसी को क्षय रोग कहा जाता है, और इसी को यक्ष्मा कहा जाता है। क्लियर यहां तक? अब देखिए यहां से टीबी या तपेदिक के बारे में क्या क्या जानकारी पूछी जा सकती है। तो सिंपल पॉइंट है, देखिए इसमें एक तो जीवाणु का नाम पूछा जा सकता है। जीवाणु का नाम रहेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, और यह जीवाणु जो है वह हमारी अगर बॉडी में आ जाए तो पूछा जाए सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो सबसे अधिक प्रभावित अंग जो है वह हमारे फेफड़े होते हैं, और फेफड़ों के अलावा अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं लेकिन सबसे अधिक प्रभावित अंग फेफड़े होते हैं। इसके अलावा जो कह सकते हैं हड्डी है वह भी प्रभावित होती है, किडनी प्रभावित होती है। टीबी जो है वह विभिन्न अंगों की होती है, लेकिन एक अंग कभी भी प्रभावित नहीं होता, वह होता है हमारा हृदय। हृदय पे टीबी का जो बैक्टीरिया है वह जीवित नहीं रह सकता। इसलिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि टीबी में निम्न में से कौन सा अंग कभी भी प्रभावित नहीं होता है, तो आंसर देना है हमारा हृदय। तो एक बार 3 पॉइंट लिखिए, एक बार लिखिए, इसमें 3 पॉइंट कवर करना है। पहला क्वेश्चन इसमें, और इसमें सारे पॉइंट याद रखने क्योंकि इस रोग की फैलने की तीव्रता अधिक होती है। जीवाणु का नाम पूछा जाए तो जीवाणु का नाम रहेगा इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस। कहीं पे कूलोसिस भी लिखा है तो भी ठीक है।
दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि प्रभावित अंग कौन सा होता है, प्रभावित अंग कौन सा होता है, या सॉरी इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें लिखेंगे सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो थोड़ा ज्यादा पॉइंट रहेगा। और सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए, फेफड़े होते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, सर्वाधिक प्रभावित अंग, सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो होते हमारे फेफड़े। फिर पूछा जाए कि किस अंग पे कोई प्रभाव नहीं होता, तो लिखेंगे हृदय पर इस रोग का कोई प्रभाव नहीं, या हृदय अप्रभावित, हृदय इसमें अप्रभावित होता है। फिर पूछा जा सकता है कि अगर टीबी हुआ है तो कोई न कोई टेस्ट भी करवाएगा डॉक्टर, या कोई न कोई परीक्षण भी करवाएगा, या टेस्ट या परीक्षण का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है मेंटॉक्स, मेंटॉक्स परीक्षण या मेंटॉक्स टेस्ट कहा जाता है। ध्यान रखना कई बुक्स में ये मॉन्टेक्स शब्द है, मॉन्टेक्स नहीं होता, मॉन्टेक्स तो एक पेन की कंपनी है, यहां पे क्या है मेंटॉक्स नाम है। फिर पूछा जाए इसके टीके का नाम क्या है, टीका बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बचपन में लगाया जाता है, तो पूछा जाता है इस टीबी के टीके का नाम क्या है, यानी वैक्सीन का नाम क्या है, तो वह रहता है BCG। और इस BCG का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म इसका रहता है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, इस टाइप में लिखा जाता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि BCG किसका टीका है, तो आंसर देना है टीबी का टीका है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे कि इसकी थेरेपी का नाम क्या है, इसकी थेरेपी का नाम क्या है, तो थेरेपी का नाम होता है DOTS, डॉट्स। और पूछा जाता है कि ये जो डॉट्स है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ध्यान रखना क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। कई जगह गलत लिखा हुआ है, इसमें ये लिख दिया गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं, डायरेक्टली ऑब्जर्व होता है, सही पॉइंट। तो लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये हो गया अपने टीबी के बारे में पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और पीडीएफ बना लीजिए साथ साथ में। ये लो, ये हो गया आपके टीबी से संबंधित पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद में तपे हे से हमने याद किया था हिजा, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हिजा के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हिजा के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी में इसे हिजा कहा जाता है और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉलेरा। इसमें पॉइंट सुनना बहुत सिंपल पॉइंट है, इसमें आपको बोर्ड पे ही थोड़ी धीमी स्पीड से आराम से समझाएंगे। अब हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम बहुत ज्यादा समय ले सके, तो आपको इसमें इसी टाइप में याद रखना है। याद ऐसे रखेंगे, देखिए एक जीवाणु जिसका नाम रखा हमने विब्रियो कोलेरी, क्या नाम रखा है, विब्रियो कोलेरी नाम रखा है। ये जो विब्रियो कोलेरी जो जीवाणु है यह दिखने में थोड़ा सा अलग रहता है, दूसरे जीवाणु है सामान्यतया, दूसरे जीवाणु है वह या तो गोल होते हैं या फिर लंबे होते हैं, जबकि विब्रियो कोलेरी जो होता है वह इस कोमा की टाइप का होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कोमा की आकृति का जीवाणु, कोमा की आकृति का जीवाणु जो है वह निम्न में से कौन सा होता है, तो आंसर हो जाएगा विब्रियो कोलेरी होता है। ये विब्रियो कोलेरी है, यह पाया जा सकता है दूषित जल तथा दूषित भोजन में। कहां पाया जा सकता है, दूषित जल तथा दूषित भोजन में, दूषित भोजन में। अगर ऐसा दूषित जल और दूषित भोजन का सेवन कोई मनुष्य कर लेता है, कोई मनुष्य कर लेता है, तो यह आ जाता है इस मनुष्य की बॉडी में, और मनुष्य की बॉडी में आने के बाद में प्रभावित किसे करता है, तो यह आंत को प्रभावित करता है। तो आंत को प्रभावित करेगा तो समस्या क्या उत्पन्न हो जाती है, और इसकी जो समस्या होती है उसी को विशेष लक्षण माना जाता है। तो इसमें समस्या हो जाती है चावल के मांड जैसी दस्त का लगना, चावल के मांड जैसी दस्त का लगना। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि चावल के मांड जैसे दस्त का लगना किस रोग के विशेष लक्षण माने जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा हेजा के। फिर इसमें सीधा पॉइंट याद रखना है कि इसके लिए घोल पिलाया जाता है, इस घोल का नाम क्या होता है,
घोल का नाम होता है ORS का घोल। फिर पूछा जा सकता है इस ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। और पूछ लिया जाए कि इस घोल में मिलाया क्या जाता है, तो इसमें एक तो मिलाया जाता है, इसमें सीधा पॉइंट है कि इसमें मिलाया क्या जाता है ORS में, तो एक तो हम याद रखेंगे इसमें ग्लूकोज मिलाया जाता है, और ग्लूकोज शब्द नहीं आया तो इसके जगह पर शब्द आएगा डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज मिलाया जाता है। और एक इसमें मिलाया जाता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, और हमें याद रखना है और मिलाया जाता है KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है। तो ये वाले सारे पॉइंट महत्वपूर्ण रहेंगे, आपको इतना याद रखना है। ये हो गया हेजा के बारे में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एंथ्रेक्स। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स में संबंधित पॉइंट लिखिए। इसमें सिंपल पॉइंट एक बार बोर्ड पे ही बता देते हैं। एक जीवाणु जिसका नाम हमने रखा है बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस नाम रखा है। ये बेसिलस एंथ्रेसिस जो है यह अगर बॉडी के अंदर आ जाए तो प्रभावित किस अंग को करता है, तो यह प्रभावित करता है श्वसन तंत्र को। श्वसन तंत्र प्रभावित होगा, और जब भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, नाक से पानी जो है वैसा तरल पदार्थ टपकने लगता है, और श्वसन तंत्र अगर प्रभावित होता है तो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। फिर इसमें याद रखना है कि ये जो बैक्टीरिया है इसका जो उपयोग है वह 1945 के समय में और 1950 के समय में बायोलॉजिकल बॉम्ब बनाने में भी किया गया था। बायोलॉजिकल बॉम्ब बनाने में भी किया गया था, यानी जैविक बम बनाने में भी किया गया था। और ये जो एंथ्रेक्स है वह एक प्रकार का जूनोटिक रोग भी होता है। जूनोटिक रोग उस रोग को कहा जाता है जो मनुष्य से पशु में जा सकता है, पशु से मनुष्य में आ सकता है। तो ये 4 पॉइंट जो है वह एंथ्रेक्स के बारे में याद रखना है। इसके बाद में एक लास्ट जीवाणु जनित बच गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उससे लास्ट में हमने याद किया था ट्रेकोमा। ट्रेकोमा ट्रेकोमा जो होता है उसके जीवाणु का नाम होता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। क्या नाम होता है? क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिज, ट्रेकोमेटिज होता है। और यह जो जीवाणु है ये बॉडी में आ जाए तो आंखें प्रभावित होती है। सबसे पहले पलकों वाला हिस्सा ये प्रभावित होता है, यहाँ पे सूजन आ जाते हैं और इसमें यहाँ पे अल्सर होने की संभावना रहती है। और बाद में जो अंदर का हिस्सा जो रहता है कॉर्निया वाला हिस्सा, इसके आसपास के हिस्सा आईबॉल वाला हिस्सा, उसमें से धारियां धारियां टाइप की दिखाई देने लगती है। तो इसमें एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इस ट्रेकोमा में प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो ट्रेकोमा में प्रभावित अंग जो है वह हमारी आंखें होती है। कौन सी होती है? आंखें प्रभावित होती है। बस यही पॉइंट याद रखना है। तो हमारा जीवाणु जनित रोग जो है वह कंप्लीट हो चुका है। तब इसके बाद में देखेंगे विषाणु जनित रोग। धन्यवाद, शुक्रिया।